Hi guys, you are watching Pharmacy official YouTube channel and I am pharmacist तैयब। तो आप देख रहे हैं जी फिजिकल फार्मेसी लेक्चर सीरीज जो कि फर्स्ट प्रॉफ या फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स का हिस्सा है। दो लेक्चर आप इसके देख चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से इसका ओरिएंटेशन देखी है फार्मेसी की और इंट्रोडक्शन देखा है फार्मेसी का। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने फार्मेसी हिस्ट्री को स्टार्ट किया है। फार्मेसी हिस्ट्री क्योंकि लंबा टॉपिक है, एक लेंथी टॉपिक है, जिसकी वजह से मैंने इसे मुख्तलिफ आगे लेक्चर में डिवाइड कर दिया ताकि हर चीज कवर हो एक अच्छे तरीके के साथ। तो आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3 फार्मेसी हिस्ट्री का ही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर हम गोल्डन ईरा पढ़ेंगे या आप दूसरे वर्ड में मुस्लिम कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। मुसलमानों ने ओवरऑल जब से यानी कि मुसलमान इस दुनिया में एक सिविलाइजेशन के तौर पे सामने आए तब से लेके अब तक आज की सदी तक क्या क्या कंट्रीब्यूशन की इन लोगों ने, क्या इनकी वजह से कोई फार्मेसी में रेवोल्यूशन आया या इस इरे को गोल्डन इरा क्यों कहा जाता है। तो ओवरऑल अगर हिस्ट्री को जैसे हमने डिवाइड किया तो एंशिएंट इरा पहले वाला 3000 बीसी से लेके 1600 एडी तक जो सारा इरा है उसे एंशिएंट इरा कहते हैं। उससे आगे मैंने एचईसी की रिकमेंडेशन पे दो चीजों में डिवाइड कर दिया है। एक नॉन मुस्लिम जो कि आप लेक्चर नंबर 2 पे सुन चुके हैं, बारबलोन, चाइना, इजिप्ट, ग्रीक और टर्की। आप अगर नहीं आपने देखा तो नॉन मुस्लिम एंशिएंट इरा लेक्चर नंबर 2 फिजिकल फार्मेसी लेक्चर सीरीज में देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एंशिएंट इरा का मुस्लिम इरा है जो है, या गोल्डन इरा जिसे कहते हैं, ये देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो भी होंगे उसके अंदर हम फेरिक इरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा, पेशेंट केयर इरा और बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इरा, ये वो पूरे जो है वो हिस्ट्री है। लेकिन आज हम लेक्चर नंबर 3 फिजिकल फार्मेसी का जो मुस्लिम इरा है या गोल्डन इरा है फार्मेसी का, उसकी हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। आए हम स्टार्ट करते हैं जी। तो मुस्लिम की सिविलाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है? इनकी सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है जब होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि लास्ट मैसेंजर हैं अल्लाह के, वो जब इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी तबलीग स्टार्ट की तो उनको जो मानने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं उन्हें हम मुसलमान कहते हैं। तो जो लास्ट मैसेंजर हैं अल्लाह के वो आए हैं जी 570 एडी के अंदर और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 570 से 632 एडी तक का लाइफ स्पैन है। इसके दौरान इन्होंने जो है वो अपनी तबलीग की और एक नई सिविलाइजेशन सामने लेके आए। इस सिविलाइजेशन में बहुत सारी खूबियां देखने को मिलती हैं। हम उन पूरी खूबियों को, पूरे जो उन्होंने काम किया वो तो हम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ फार्मेसी के रिलेटेड लेके चलेंगे कि किस इरा के अंदर फार्मेसी का काम वो हुआ और किस जो है इरा ऐसा है जिसमें फार्मेसी का काम नहीं हुआ। तो ये जो सिविलाइजेशन हमारे सामने आई, जिन्होंने होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के लास्ट मैसेंजर हैं, इनको ओबे किया, इनकी तालीमात पर अमल किया, इनकी जो होली बुक है कुरान मजीद उनको पढ़ा, उनको समझा, हदीस मुबारका को समझा और फिर आगे जिंदगी अपनी स्टार्ट की। एक नस्ल दर नस्ल ये चलते हुए आज तक, यानी कि आज की दिन तक या आज की सदी के अंदर भी ये लोग मौजूद हैं और इनकी सिविलाइजेशन एक बड़े अच्छे तौर पे मौजूद है। एक्चुअली हुआ क्या, जब ये होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की वफात हुई 632 एडी के अंदर, उसके बाद जो है वो दौरे खिलाफत स्टार्ट हो गया और मुख्तलिफ दौरे खिलाफत आए हैं। पहले जो दौरे खिलाफत आया वो जी खिलाफत राशिदा के नाम से जाना जाता है, जो 632 एडी से लेके 661 एडी तक है। उसके बाद नेक्स्ट जो दौरे खिलाफत है वो बनु उमैया का है, 661 एडी से लेके 750 एडी तक। उसके बाद खिलाफत अब्बासिया है जो 750 से 1517 एडी तक। और उसके बाद हमारे पास है जी खिलाफत उस्मानिया 1517 एडी से लेके 1922 एडी तक इनका दौर रहा। उसके बाद जो है वो खिलाफत खत्म होगी। खिलाफत होती क्या है? खिलाफत का एक मुख्तसर सा तारुफ ये है, जैसे मुसलमानों के नबी वफात पा गए तो हुआ क्या, उन्होंने अपने अंदर से एक लीडर को चूज कर लिया कि आप हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। फिर जब वो खलीफा जो है वो वफात पा गया, फिर एक और बंदे को सिलेक्ट कर लिया गया, सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोतबर बंदे को, कि आप हमें लीड करेंगे जंगों में भी,
कोई हमें कानून सीखना होगा, दीनी लिहाज से, सियासी लिहाज से कोई भी फैसले करने हैं तो आपने करने हैं। जैसे आज के सियासी लीडर्स होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियां होती हैं, इसी तरह उस दौर में सिर्फ एक बंदा सिलेक्ट किया जाता था जो पूरी रियासत को चला रहा होता था, उसका सरबराह होता था। हाँ, आगे उसके मशीर, उसके जो है वो जैसे आज के दौर में वजीर आला और आगे जो है वो गवर्नर्स वगैरह होते हैं, उस वक्त भी गवर्नर्स मुख्तलिफ शहरों के तैनात किए जाते थे, लेकिन मेन अथॉरिटी एक ही बंदे के हाथ में होती थी और उसे हम खलीफा कहते थे। ये चारों जो खिलाफतें हैं मुसलमानों की, दौर जो हैं चार मुख्तलिफ, इनके अंदर भी मुख्तलिफ खलीफा रहे हैं। जैसे सबसे पहला खलीफा जो है वो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और सबसे आखिरी जो खलीफा है ये खिलाफत उस्मानिया के अंदर, वो है अब्दुल मजीद सानी। इसके बाद आज तक ना तो खिलाफत मौजूद है और ना ही कोई खलीफा इस वक्त तक मुकर्रर है। हुआ क्या, में से कौन सा दौर ऐसा है जहां फार्मेसी ने प्रोग्रेस की, जहां फार्मेसी ने ग्रोथ की? सबसे पहले तो दौर नबवी है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौर। उसके अंदर तो सारी जो है वो एक बेसिक ट्रेनिंग की गई सिविलाइजेशन की, इखलाकी, माशी लिहाज से, सूद के हवाले से मुख्तलिफ हुक्म दिए गए, नमाज पढ़ने के हवाले से, तो सारा दीनी व दुनियावी तालीम की तरफ ज्यादा फोकस की गई। उसके बाद खिलाफत राशिदा, उसके अंदर भी जंगो जदल जारी रहा, जहाद का एक जज्बा जारी रहा और मुख्तलिफ इलाकों को फतह करने की जो है वो जद्दोजहद जारी रही। इसीलिए जो ये सिविलाइजेशन है जो सिर्फ अरब में बनी थी, अरब से ये उठकर पूरी मिडल ईस्ट और अफ्रीका में पहुंची, स्पेन तक पहुंची, ईस्टर्न यूरोप तक जाके पहुंची। बनु उमैया, खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया में भी यही काम तो होते रहे, लेकिन सबसे जो अहम है खिलाफत अब्बासिया 750 एडी से लेकर 1517 एडी तक जो खिलाफत अब्बासिया, इसके अंदर जो है ना वो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन मुसलमानों की मिलती है टू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी को एज ए प्रोफेशन जो काम किया गया वो सिर्फ खिलाफत अब्बासिया के अंदर ऐसा काम है जो नॉमिनेट है, जो आज भी हिस्ट्री का हिस्सा है। बाकी सारी खिलाफतों के अंदर ज्यादातर कोशिश जंगो जदल की थी, ज्यादातर कोशिश ये थी कि उनके जो है इलाकों को फतह किया जाए और उन इलाकों के अंदर अमन कायम किया जाए, उन इलाकों के अंदर राशन पानी का जो है वो सारा सिस्टम को नाफिजुल अमल किया जाए। फिर मुसलमानों को देख के जो लोग मुसलमान हो जाते थे वो फिर मुस्लिम कम्युनिटी बन जाती थी। यानी मुसलमान बनाने में जबर नहीं था, लेकिन इलाके फतुहात जो लोग आगे से जो है वो रेजिस्ट करते थे उनके साथ जंग जरूर होती थी। लेकिन जो खिलाफत अब्बासिया इसके दौर में दूसरा जंगो जदल का भी मामला कायम रहा, लेकिन फार्मेसी की जो हिस्ट्री है मुसलमानों के हवाले से वो खिलाफत अब्बासिया में ही हमें सबसे ज्यादा मिलती है। आज भी हम जो सबसे ज्यादा साइंसदान पढ़ने जा रहे हैं तकरीबन सारे के सारे, कोई एक दो छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है वो खिलाफत अब्बासिया के दौर के अंदर, यानी 750 एडी से लेकर 1517 एडी के अंदर ही वो पनपे, उन्होंने अपनी इजादात की, उन्होंने अपनी डिस्कवरीज की। तो हम डिटेल से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं खिलाफत अब्बासिया। बगदाद के अंदर पहली फार्मेसी जो बनाई गई खिलाफत अब्बासिया के दौरान वो 754 एडी के अंदर बनाई गई। 800 एडी के अंदर खिलाफत अब्बासिया के अंदर जब 800 एडी का सन आया उस वक्त तक जो है वो क्लियर कट सेपरेशन हो चुकी थी। यानी पहले तो यही था ना, मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी यही पढ़ाया कि एक ही बंदा है, वही फिजिशियन है, वही फिजिक्स का साइंसदान है, वही केमिस्ट है, वही जनाब जूलॉजिस्ट है, वही बॉटनी का मास्टर है। लेकिन 800 एडी तक पहुंचते हुए हमने क्या किया, हमने ये फैसला कर लिया, लोगों ने ये फैसला कर लिया, सिविलाइजेशन ने ये फैसला कर लिया कि डायग्नोज करना और मेडिसिन रिकमेंड करना दो सेपरेट प्रोफेशन है। जैसे आज भी, यानी कि जिसने डायग्नोज करना होता है वो एमबीबीएस को स्टडी करता है और जिसने प्रिस्क्राइब करना होता है उसके पास नॉलेज होता है, एथिक्स होते हैं, वो फार्म डी करता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। 800 एडी के अंदर ही ये दो अलग अलग, यानी आज के दौर के अंदर भी ये अलग अलग चीजें, यानी डायग्नोज करने वाले ने एमबीबीएस पढ़ना है और जिसने मेडिसिन रिकमेंड करनी है उसने फार्म डी पढ़ना है आज के दौर में ये। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ, 800 एडी के अंदर ये दो फील्ड अलग अलग कर दी गई। उससे पहले एक ही बंदा था, वही डायग्नोज करता था, वही मेडिसिन तैयार करता था और वही प्रिस्क्राइब किया करता था। तो खिलाफत अब्बासिया के अंदर और क्या हुआ कि 763 एडी के अंदर पहला हॉस्पिटल भी बगदाद के अंदर खिलाफत अब्बासिया के अंदर बनाया गया और जो कि खलीफा हारून रशीद, जो कि बहुत फेमस खलीफा हैं,
इन्होंने अपनी जो है वो खिलाफत के अंदर पहला हॉस्पिटल बगदाद के अंदर बनवाया। इसी तरह 763 एडी के अंदर एक हाउस ऑफ विजडम भी बनाया गया। खिलाफ अब्बासी खलीफा जो हारून रशीद उसने बनाया था। इसका मकसद ये था कि एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी जाए, एक तहरीक स्टार्ट कर दी जाए कि जो उस वक्त तक 763 एडी तक जो हम भी पढ़ चुके हैं सारे का सारा पिछले लेक्चर के अंदर कि क्या क्या डिस्कवरी हुई, किस किस नॉलेज पे किस किस बंदे ने क्या काम किया, इन लोगों ने मूवमेंट ये स्टार्ट की कि वो सारे का सारा आप ट्रांसलेट कर दो किस लैंग्वेज के अंदर, मुसलमानों की लैंग्वेज के अंदर। और मुसलमानों की उस वक्त लैंग्वेज क्या थी, अरबी थी। तो सारे का सारा नॉलेज जो है उस वक्त 763 एडी तक जितना भी 3000 बीसी से लेके 763 एडी तक जितना भी नॉलेज मौजूद है, खलीफा हारून रशीद की डायरेक्शन पर, इसकी हदायत पर वो सारा ट्रांसलेट होना शुरू हो गया और उसे स्टोर कहाँ किया जाता था, हाउस ऑफ विजडम के अंदर। उस वक्त कंडीशन क्या रखी गई, कंडीशन ये रखी गई कि कोई भी बंदा किसी भी लैंग्वेज से जो कि अवेलेबल है बुक्स, उसको अरबी के अंदर ट्रांसलेट करेगा तो जितना उस बुक का वजन होगा उतने उसे गोल्ड के कॉइन्स दिए जाएंगे, सोने के सिक्के दिए जाएंगे वेट करके। एक तरफ बुक रखी जाएगी, दूसरी तरफ सोने के सिक्के रखे जाएंगे, बिल्कुल इक्वल वेट उस बुक का या उससे ज्यादा ही सोने के सिक्के उसे दिए जाएंगे उसकी उजरत के तौर पे, उसकी रिवार्ड के तौर पे। तो कितनी कीमत की गई, यानी कि उस मुसलमानों ने इल्म की इस कदर कीमत डाली कि उस वक्त के जो सबसे महंगी करेंसी वो गोल्ड कॉइन्स थी, उसको ला के रख दिया कि लो जी आप गोल्ड कॉइन लो जितने लेते हो, लेकिन आप इल्म को ट्रांसफर करो मुख्तलिफ लैंग्वेज से अंदर अरबी के अंदर, ताकि मुसलमान उस इल्म को पढ़ सके, सीख सके और उसके अंदर आगे प्रोग्रेस कर सके। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो हुआ क्या कि जो मुसलमान पढ़े लिखे थे किस हवाले से कि जो ट्रांसलेशन कर सकते थे, मुख्तलिफ ज़बानें पढ़े हुए थे और अरबी भी आती थी उन्हें, वो पूरी दुनिया के में फैल गए, जहां जहां वो जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, वहां की सिविलाइजेशन, जो वहां की मेडिसिन, वहां का जो तिब का नॉलेज था उसे ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। और ये ट्रांसलेट किस किस जबान से हुई, सबसे पहले ये मिस्री जबान से अरबी के अंदर, पुरानी जबान से अरबी के अंदर, फारसी जबान से अरबी के अंदर, यूनानी जबान से अरबी के अंदर, और रोमन जो नॉलेज सारे का सारा मौजूद है उसको अरबी के अंदर ट्रांसलेट होना शुरू हो गया। और एक वक्त ऐसा आया कि वो सारे का सारा जो नॉलेज है वो अरबी के अंदर ट्रांसलेट हो गया और हाउस ऑफ विजडम के अंदर वो रख दिया गया। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं कि कैसे मिस्री, अबरानी, फारसी, यूनानी, रोमन, ये कौन कौन से काम इन लोगों ने किए, तो वो हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। आप जो नॉन मुस्लिम का वर्क है फार्मेसी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर रोल है, वो अगर आपने ये सारा देखना है, ग्रीक्स या रोमन का, पर्शियन, ये सारा आप लेक्चर नंबर 2 के अंदर जाकर डिटेल से देख सकते हैं। वही लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम जिन साइंसदानों को पढ़ा है उनके जो वर्क पढ़े हैं वही सारे का सारा ट्रांसलेट हुआ अरबी के अंदर। इस तरह ये क्या हुआ, ये जो मुसलमान कौम है एक ट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट किया इन लोगों ने कि जो ऐसा इल्म जो फोत हो चुका था, जो दुनिया जिसे भूल चुकी थी, उसको इन लोगों ने वापस इकट्ठा किया और एक नई शक्ल में लाके दुनिया को पेश किया। जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया, सारा नॉलेज 3000 बीसी से लेके 7 या 800 एडी तक जितना भी नॉलेज था वो सारे का सारा ट्रांसफर होकर अरबी लैंग्वेज में आ चुका। उसके बाद हुआ क्या कि मुसलमान साइंसदान जो हैं वो जन्म लेने शुरू हुए। मुसलमानों के अंदर जो इल्मी शख्सियत थी उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू किया। वो क्या, पॉजिटिव क्रिटिसाइज। किस तरह पॉजिटिव क्रिटिसाइज, कि चीजों को जज किया। क्या, जैसे ये लिखा है किसी ग्रीक ने, किसी रोमन ने, किसी जो है वो क्या कहते हैं पर्शियन ने, क्या वाकई ही ये चीज ऐसी होती है? जो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका लिखा उस तरह उन्होंने करके देखा, अगर वो वैसे हो गया तो उन्होंने कहा जी ओके ये मेथड वाकई काबिल इस्तेमाल, आप इस्तेमाल करो। अगर कोई मेथड इस पुरानी तारीख के अंदर 3000 बीसी से लेके 700 एडी तक जितना भी नॉलेज था उस सबको एवेल्युएट किया गया कि क्या कोई वाकई सही बातें की गई हैं, जो सही की गई थी उन्हें रिटेन किया गया और जो सही नहीं की गई थी उसको मॉडिफाई किया गया, नई शक्ल में लाया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव क्रिटिसाइज किया। जब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता है तो क्या होता है, उस नॉलेज के अंदर ओन आइडिया, यानी मुसलमानों के अपने जो ख्यालात थे उस नॉलेज को पढ़ने के बाद, अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, लैब में हजारों घंटे लगाने के बाद उन लोगों ने अपने आइडिया पब्लिश करने शुरू किए और ओरिजिनल ऑथेंटिक वर्क जो है वो दुनिया के सामने आया, जो हमने आज के लेक्चर में सारे का सारा डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले साइंसदान की तरफ चलते हैं। गोल्डन इरा
ऑफ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी पढ़ रहे हैं, एंशिएंट इरा का ये एक छोटा सा पार्ट है, या दूसरा नाम आप इसे मुस्लिम कंट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी आप ये भी कह सकते हैं। तो पहला साइंसदान सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं जाबर बिन हयान। अब मैंने नाम लिखने में एक छोटी सी टेक्निक लगाई है, वो ये है कि जो बोल्ड नाम होगा ना, जो नाम का बोल्ड हिस्सा है ये सबसे ज्यादा मशहूर है, तो उस नाम को जो है मैंने बोल्ड कर दिया और उसका बाकी का जो नाम वो मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब जाबर बिन हयान का अगर पूरा नाम आपने जानना है तो इसका पूरा नाम क्या होगा, अबू मूसा जाबर बिन हयान, और 721 में ये पैदा हुए और 815 एडी के अंदर इनकी वफात हो गई। उस वक्त के अपने टाइम के साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे और जियोलॉजिस्ट थे। ये ईरान के अंदर पैदा हुए और ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट की। तो इनकी जो प्रैक्टिस जो थी केमिस्ट्री की, उसकी वजह से आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन दौर में जिंदा हैं। यानी आज की जो इंडस्ट्रियां हैं, केमिकल इंडस्ट्रियां जो हैं, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियां, वो किस बेस पे हैं, जाबर बिन हयान की रिसर्च पे, और या इन जैसे जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारी डिस्कवरियां की, एक्सपेरिमेंटेशन के तरीके इजाद किए, डिफरेंट इक्विपमेंट बनाए। तो इन लोगों ने जब इतना बड़ा काम किया तो क्या हुआ, वक्त के साथ साथ हम एक इतने बड़े रेवोल्यूशन में आ गए कि आज का दौर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है। आज हम इंडस्ट्री के तौर पे जो है मेडिसिन भी बना रहे हैं, मुख्तलिफ केमिकल भी बना रहे हैं, इवन हम फूड भी इंडस्ट्री लेवल पे ले गए हैं, जैसे मिल्क हो गया या दूसरे। ये कैसे हुआ, ये उस वक्त के साइंसदानों ने जो बेसिक स्टेप्स लिए थे, जो बेसिक डिस्कवरीज की थी, जो जैसे अगर हम फूड में मिल्क की बात करें तो उस वक्त के साइंसदानों ने जो स्टीरिलाइजेशन का प्रोसेस इजाद किया, तो उस वजह से आज फूड में मिल्क की जो फैक्ट्री है सारी की सारी स्टीरिलाइजेशन पे चल रही है। इस तरह दूसरी बहुत सी इजादात की, केमिकल कंपाउंड की इजादत की। तो इस तरह जाबर बिन हयान या अबू मूसा जाबर बिन हयान ने भी जो एक्सपेरिमेंटेशन की दूसरे साइंसदानों की तरह, ये भी जिसकी वजह से आज जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर के अंदर हम जिंदा हैं। ये वो पहला बंदा है जिसने गोल्ड का जो प्रोसेस उसको प्योरीफाई करने का या खालिस बनाने का जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब किया। जाबर बिन हयान के बारे में मजीद पढ़ते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी का यानी 90% हिस्सा फादर ऑफ केमिस्ट्री कहता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे केमिकल डिस्कवर किए, जैसे एसिटिक एसिड इसी ने डिस्कवर किया, ऑक्सैलिक एसिड इसी ने डिस्कवर किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाबर बिन हयान ने डिस्कवर किया, नाइट्रिक एसिड जाबर बिन हयान ने डिस्कवर किया, सल्फ्यूरिक एसिड जाबर बिन हयान ने डिस्कवर किया और बहुत सारे। इसके अलावा इसने एक्वा रिजिया बनाया, ऐसा सॉल्वेंट जो गोल्ड को डिसॉल्व करता है। इसके अलावा इसने बहुत सारी जो है वो रेसिपीज भी बनाई, जैसे स्टेन ग्लास कैसे बन सकते हैं और जो है वो ग्लास के ऊपर लस्टर पेंटिंग करनी है वो कैसे, भी सारे प्रोसेस इसी ने डिस्क्राइब किए। इसके अलावा अबू मूसा जाबर बिन हयान या जाबर बिन हयान ने 20 से ज्यादा लेबोरेटरी ऑपरेटर्स जो हैं इस वक्त लैब के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, बेसिक ऑपरेटर्स इसी ने डिस्कवर किए हैं, जैसे डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स, और इसके अलावा बहुत सारे केमिकल प्रोसेस भी इसी ने डिस्कवर किए, प्योर डिस्टिलेशन, लिक्विफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन। तो ये सारे के सारे प्रोसेस किसने पहली दफा दुनिया में डिस्कवर किए या जिसने डिस्क्राइब किए, वो है जाबर बिन हयान। इसलिए मैंने कहा ना कि इन लोगों की वजह से आज हम इंडस्ट्रियां बनाने के काबिल हैं, आज हम मैस प्रोडक्शन की तरफ चले गए हैं जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है यहया बिन मसावी, जो कि 767 एडी के अंदर पैदा हुए और 857 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। इनके जो फादर थे वो भी फार्मासिस्ट थे। इन्होंने बगदाद के अंदर आके अपनी तालीम मुकम्मल की। इनके उस्ताद यानी यहया बिन मसावी का जो उस्ताद था उसका नाम है जी जबरील बिन बख्शो, जिसके अंडर इन्होंने अपनी पूरी जो है वो मेडिसिन की एजुकेशन जितने भी उस वक्त तक इल्म था उसको हासिल किया। और ये बहुत बड़ा नाम है अगर मुस्लिम कंट्रीब्यूशन को देखें फार्मेसी के अंदर, अरबिक फार्मेसी के अंदर, क्योंकि मुसलमानों की जो फार्मेसी का इल्म है वो तो अरब से ताल्लुक रखता है ना। जो अभी मैं आपको सारा पढ़ा के आया हूँ, खिलाफत मुख्तलिफ खिलाफतें आपको पढ़ा के, वो सारा कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? अरब के इलाके से ओरिजिन हो रहा है, फिर वो पूरी दुनिया में फैल गया वो इल्म। तो यही वो यानी यहया बिन मसावी ही वो बंदा है जो कि बगदाद के अंदर हॉस्पिटल बना था, उसका डायरेक्टर भी यही, जैसे आज के दौर के डिफरेंट डायरेक्टर होते हैं हॉस्पिटल के, उस वक्त जो हॉस्पिटल बना था खिलाफते अब्बासिया के अंदर उसका एक डायरेक्टर भी बना। यानी इतना इसका जो है वो नॉलेज आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ये पर्सनल फिजिशियन भी बना, तकरीबन 4 मुख्तलिफ खलीफा, यानी कि हर दौर के अंदर बहुत सारे खलीफा आए हैं ना, तो हर ये जो है यहया बिन मसावी ये 4 मुख्तलिफ जो है वो खलीफा के पर्सनल फिजिशियन। और पर्सनल फिजिशियन कौन होता है?
उस वक्त भी यही असूल था, आज भी यही असूल है। उस वक्त ये असूल था कि जो सबसे ज्यादा तजर्बाकार एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसको पर्सनल फिजिशियन रखा जाता था खलीफा का, क्योंकि वो खलीफा समझ ले वक्त का बादशाह, लेकिन लफ्ज खलीफा इस्तेमाल होता है। और तो इतना बड़ा जो है वो ये पर्सनैलिटी थी यहना बिन मसावी। इनका जो दूसरा नाम है जो आपको डिफरेंट यूरोप की बुक्स में मिलेगा और दूसरे जो कंट्रीज हैं उसके अंदर मिलेगा, वो है जी जेनस डिमेसेनस के नाम से। अगर आप किसी भी बुक के अंदर नाम देखें तो वो किसका नाम है, वो एक्चुअली इन्हीं का नाम यहना बिन मसावी को डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर यानी कि लैटिन या दूसरी जबान के अंदर ट्रांसलेट करके वो अपना रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड किए हैं कि इनके जो दूसरे नाम लैटिन हो गए या दूसरी लैंग्वेज के अंदर जो नाम है वो भी हर साइंटिस्ट का लेके आया हूं, ताकि अगर आप कहीं दूसरी बाहर की बुक पढ़ रहे हो, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, किसी दूसरे मुल्क की आप बुक पढ़ रहे हैं, तो अगर वहां पे भी अगर आपको ये नाम दिखे तो आपको पता चल जाए कि ये मुस्लिम साइंसदान है, उसी का ही नाम ट्रांसलेट किया हुआ मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर। तो इन्होंने बहुत सारे मकाले लिखे, मेडिकल मकाले लिखे। उनमें से चंद एक टॉपिक ये हैं, ऑप्थेमोलॉजी पे, फीवर पे, लेप्रोसी पे, हेडिक पे, मेलैंकोलिया जो कि डिप्रेशन की एक किस्म है, इस पे पहली दफा इन्होंने लिखा। डाइट के हवाले से इन्होंने लिखा। और इसके अलावा जो इनकी अपनी एज ए फिजिशियन जो ऑब्जर्वेशन थी उनको भी नोट किया, और जो इनके कुलीग्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, यानी मेडिकल एफोरिज्म। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा ट्रुथ जो कि जनरल ट्रुथ कहलाए, कि मैंने एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया वही रिजल्ट आया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, लगातार कई बंदों ने एक्सपेरिमेंट किया वही रिजल्ट आया, तो वो क्या एक जनरल ट्रुथ की उसकी स्टेटस हो जाता है, उससे हम मेडिकल के अंदर मेडिकल एफोरिज्म कहते हैं। तो वो भी इन्होंने सारे के सारे अपने बुक के अंदर कानून, जनरल कानून जो है वो जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल रूल्स जो है वो भी डिस्क्राइब किए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बेतदार टॉपिक, ये तो मैंने चंद एक आपको गिना दिया ना कि पहली दफा इन टॉपिक्स पे इन्होंने यहना बिन मसावी ने लिखा। इनकी जो बुक है वो है इब्ने मसावी, जिसके अंदर 30 जो है वो अरोमेटिक प्रिपरेशन। अब आप अरोमेटिक प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एक कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है, इसी जो फार्मास्यूटिकल 2 का लेक्चर सीरीज है ना, उसके अंदर डोजेज फॉर्म जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर अरोमेटिक प्रिपरेशन आप डिटेल से देख सकते हैं। तो पहली दफा 30 अरोमेटिक प्रिपरेशन पर इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा, उनकी प्रिपरेशन जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और किसी भी जो मटेरियल है उसकी अडल्ट्रेशन को कैसे चेक किया जा सकता है। अडल्ट्रेंट क्या होता है कि यानी कि शेप के हवाले से या स्ट्रक्चर के हवाले से या पार्ट यूज के हवाले से वो चीज सेम होती है, लेकिन वो उसकी फैमिली तो सेम हो सकती है बाज जगह पे, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके अंदर एपीआई है वो सेम नहीं होता। जायका तक सेम हो सकता है, अगर सेम, जैसे हम किसी की लेट्स सपोज किसी एक फैमिली के एक दरख्त की हम बार्क यूज कर रहे हैं, तो उसी फैमिली के दूसरे दरख्त की अगर आप बार्क लेंगे तो मुमकिन है कि वो उससे टेस्ट वगैरह सिमिलर हो और वो एज ए अडल्ट्रेंट के तौर पे मार्केट में बिक जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि उन एक ही फैमिली के दो दरख्तों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस वजह से वो ओरिजिनल प्लांट की बार्क जो है वो इस्तेमाल हो रही है, दूसरे दरख्त के अंदर भी वो एपीआई मौजूद हो, तो इसलिए हम जो दूसरा उसकी जगह इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं अडल्ट्रेंट। फार्माकोलॉजिकल डिफरेंट इफेक्ट्स क्या उन अरोमेटिक प्रिपरेशंस के, वो भी इन्होंने अपने बुक के अंदर लिखा। जैसे कि एक मैं आपको इनकी बुक में से बात बताता हूं कि इन्होंने अपने बुक के अंदर इब्ने मसावी के अंदर ये लिखा कि जो सफरॉन है यानी जाफरान जिसे आप उर्दू में कहते हैं, उसको आप स्टमक और लीवर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह की बहुत सारी बेसिक जो है वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन इस बुक में मौजूद थी, जिन बेसिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आज हम इस यानी कि जदीद तरीन दौर के अंदर पहुंच चुके हैं इन लोगों की डिस्कवरीज की वजह से। और ये जो बात है ना यहना बिन मसावी की किताब में लिखी हुई कि जाफरान को आप लीवर और स्टमक की बीमारियों के लिए इस्तेमाल करें, उसके लिए मुफीद है, ये बात जो है वो इब्ने सीना ने भी अपनी बुक जो है उनकी कैनन ऑफ मेडिसिन उसके अंदर भी लिखी है कि आप स्टमक रिलेटेड इशू के अंदर जो है जाफरान का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, अल तबरी इनका शॉर्ट नेम है, अगर फुल नेम जो देखें तो वो अली बिन साहल रबन अल तबरी 783 के अंदर पैदा हुए एडी के अंदर और 858 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। ये ईरान के अंदर पैदा हुए और जाहिर बात मैंने आपको बताया कि जो साइंसदान हम पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर
वो सारे के सारे खिलाफत अब्बासिया से उनका ताल्लुक है, दौरे खिलाफत अब्बासिया के अंदर। इनकी जो मशहूर तरीन किताब है, और आप हिस्ट्री के अंदर आप उसे पहली इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन भी कह सकते हैं, वो है, उसका नाम है जी पैराडाइज ऑफ विजडम, या फिर दोसुल हिकमत के नाम से भी मशहूर है। उसके अंदर जो डिस्कशन मौजूद है वो नेचर ऑफ मैन, इंसान की नेचर कैसी है, किस तरह ये अट्रैक्ट होता है, किस तरह ये बीमार होता है, क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, क्या नॉर्मल रूटीन्स हैं। इसके अलावा कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टार के भी इसके अंदर फिरदौसुल हिकमत के अंदर डिस्क्राइब किया गया। एम्ब्रोलॉजी को भी फिरदौसुल हिकमत के अंदर जो है वो डिटेल से बताया गया, डाइट के हवाले से और डिजीज के हवाले से भी। इसके अंदर टोटल 7 सेक्शन किए जाते हैं और टोटल जो 30 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और पार्ट्स के अंदर जो चैप्टर्स देखें 360 चैप्टर्स हैं टोटल, 7 सेक्शन और 30 पार्ट्स के अंदर फिरदौसुल हिकमत के। तो आप नॉलेज की मिकदार को अंदाजा लगा सकते हैं कि 360 डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हो रही है इस बुक के अंदर। जैसे कि यही वो पहले पर्सन है जिन्होंने पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को कंटीजियस का, इसके अलावा और बहुत सारी इनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन मौजूद है, और यही वो बुक है जो उस दौर से इस्तेमाल होते हुए हम आज मॉडर्न जदीद दौर के अंदर एक इल्म का समंदर हमारे पास मौजूद है, उसकी बुनियाद इन्हीं बुक्स पे रखी हुई है हमने। नेक्स्ट हमारे पास है जी अल कंदी, या दूसरा नाम वेस्ट के अंदर इनका क्या है जी, अल किंदस। तो अब जहां भी अल किंदस को देखें तो आपको फौरन ज़हन में आना चाहिए कि ये मुसलमान साइंटिस्ट है अल कंदी। पूरा नाम की तरफ चलें, इनका पूरा नाम जो है वो अबू यूसुफ यकूब बिन इसाक अस-सबाह अल कंदी। ये अपने वक्त के बेहतरीन फिलोसोफर, बेहतरीन साइंसदान, बेहतरीन फिजिशियन और बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट थे। एक कूफा इराक के अंदर पैदा हुए और इन्होंने अपनी जो अर्ली, क्योंकि बगदाद उस वक्त जो है वो समझो आप एक तो मुसलमानों के अंडर था, दूसरा एक नॉलेज का सेंटर था, किसी ने कुछ सीखना होता था वो बगदाद की तरफ रुख करता था। तो इन्होंने भी अपनी जो है वो अर्ली एजुकेशन बगदाद में हासिल की। बहुत सारी जो ब्रांचें हैं आज हम उन्हें अलग अलग ब्रांचें, अलग अलग बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री हम उन ब्रांचों में दे रहे हैं लोगों को। एक एक ब्रांच पे जो है वो हम वो क्या कहते हैं बैचलर और मास्टर डिग्री दे रहे हैं। वो सारी की सारी ब्रांचें, बहुत सारी ब्रांचें इसी एक बंदे अल कंदी के काम पे बनी हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आज एक अलग से ब्रांच है, एक पूरा डिपार्टमेंट इसका अलग से होता है। मेडिसिन जिसे फार्मेसी जो हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का पूरा कोर्स मौजूद है, एक मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री इस पे मौजूद है, पीएचडी तक आप कर सकते हैं। इसी तरह साइकोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट है आज के दौर के अंदर, इसके अंदर मास्टर और आगे जो है वो आप डिग्रियां कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक्स जो कि एक अलग से डिपार्टमेंट बनना जा रहा है, क्या मेडिसिन के साथ साथ कॉस्मेटिक्स के भी अलग से कवानीन बने जा रहे हैं। तो क्या मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी जो ब्रांचें हैं ये कहां से स्टार्ट हुई, ये अलकंदी के वर्क से स्टार्ट हुई, या बहुत सारा जो नॉलेज है जो उसकी बुनियादें हैं वो अबू यूसुफ यकूब बिन इसाक अल सबा अल कंदी के काम पे खड़ी हैं। इनको वर्क को देख लेते हैं। इन्होंने पहली दफा अल्कोहल को आइसोलेट करने का प्रोसेस बताया, कहां से, प्योर वाइन से अल्कोहल आप कैसे अलग कर सकते हैं। इसके अलावा परफ्यूम बनाने का तरीका पहली दफा अल कंदी ने बताया। आज कितने ब्रांड है परफ्यूम के, अगर ये उस वक्त डिस्कवर ना करते तो आज परफ्यूम के इतने ब्रांड ना होते। तो इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना बड़ा अहम है। इसीलिए हिस्ट्री के अंदर, इसीलिए मेरा कहना यह है कि अगर हम हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ लेना तो हमारा पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। हमें पूरे कोर्स के अंदर एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हमारे इस कोर्स के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप हिस्ट्री गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पूरा कोर्स याद करना आसान हो जाएगा। और इसी तरह अलकंदी वो पहला पर्सन है जिसने म्यूजिक को इस्तेमाल किया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। इसी तरह अलकंदी ने डिटेल के साथ कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशंस, जो आज ब्यूटी क्रीम्स और दूसरी मेडिकेटेड अनमेडिकेटेड ब्यूटी क्रीम्स और लोशंस मौजूद है, लिनिमेंट्स और दूसरी डोजे फॉर्म में जो है वो कॉस्मेटिक्स मौजूद है, वो सीरम के अंदर मौजूद है। इसी तरह सारी की सारी जो है वो उसकी पहली दफा फॉर्मुलेशन अलकंदी ने पेश की। इनकी ही एक बुक है ट्रेडस ऑफ डिजीज कास्ड बाय फैलम। फैलम क्या होता है? फैलम होता है कि आप कह सकते हैं बलगम। तो इन्होंने कहा कि कौन कौन सी डिजीज जो है फैलम से हो सकती हैं,
वो अपना जो इनका मेडिकल मकाला है उसके अंदर एपिलिप्सी के बारे में पहली दफा अलकंदी ने बात की। नेक्स्ट चलते हैं जी, 900 एडी के अंदर फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी जो बनाई गई वो भी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बनाई गई। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जो अभी हम पढ़ के आए हैं सारी की सारा नॉलेज ट्रांसफर हुआ है सारी लैंग्वेज से अरबी के अंदर, और अब उसके अंदर वक्त के साथ साथ 700 एडी से हमने शुरू किया, वक्त के साथ साथ जो है वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती चली जा रही है और 900 एडी तक जब हम पहुंचे तो हमें एक ऐसी इमारत बनाने की जरूरत पड़ी जिसके अंदर वो हम सारा नॉलेज इकट्ठा रख सके। एक तो मौजूद थी हमारे पास पहले से जो सेंटर थे, लेकिन उसके अलावा पूरे शहरों के अंदर दूर दूर शहरों के अंदर लाइब्रेरीज बनाने का कॉन्सेप्ट भी 900 एडी के अंदर आया कि ताकि कोई भी आके वहां विजिट करे और अपना नॉलेज रिफ्रेश करे या कोई नई चीज सीख सके। तो इसी तरह पहली दफा जो कैटलॉग बनाया गया किसी भी लाइब्रेरी का, वो मुस्लिम लाइब्रेरीज ने ही इस बात को इन्वेंट किया कि ऐसे कैसे हम किताब को ढूंढ सकते हैं कि कहां पे कौन सी किताब पड़ी है। तो उसके लिए कैटलॉग भी सबसे पहले किसी मुसलमान ने ही मुस्लिम लाइब्रेरीज के लिए बनाया। नेक्स्ट चलते हैं अर राजी की तरफ। अगर इनका पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम है अबू बकर मोहम्मद बिन जिक्रिया अर राजी, और 864 एडी के अंदर ये पैदा हुए और 935 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। ये अपने वक्त के बेहतरीन फिजिशियन, फिलोसोफर और केमिस्ट थे। और ये जो अलकंदी है ना, अबू यूसुफ याकूब बिन इसाक अल सबा अलकंदी, इनके उस्ताद है। अर राजी के उस्ताद अलकंदी हैं। इन्होंने जो अलकेमी एक आर्ट होता है ना केमिस्ट्री के अंदर, किसी भी बेकार चीज से आगे उसको मॉडिफाई करके उससे कोई अच्छी चीज बना लें, या दो चार ऐसी चीजें जो काबिल इस्तेमाल नहीं है फिलहाल लेकिन उनको इकट्ठा करके एक नई शक्ल में बना लिया जाए, उसके अंदर इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अपनी सारी डिस्कवरीज जो है इन्होंने अलकेमी की आर्ट के अंदर की। मिडिल एज तक पहुंचते हुए जो सारी मेडिकल थेरेपी और फिजिकल की डेवलपमेंट है ना, उस पे इन लोगों का खसूसी अर राजी का बड़ा इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लॉजिक्स जो अपने रिटर्न किए वो लॉजिक्स पे लिखी चीजें, एस्ट्रोनॉमी पे भी लिखी, मेडिसिन के बारे में भी लिखा और ग्रामर के बारे में भी लिखा। और दो जो फेमस बुक है, बुक्स बहुत सारी हैं, हर साइंटिस्ट की जो मैं जहां बुक्स पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ मशहूर बुक्स पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इन साइंसदान की अगर हम सिर्फ बुक्स को काउंट करने बैठ जाएं तो कई हजार घंटे जो है हमें डिस्क्राइब करने पे लग जाएगा। तो मैं हर साइंटिस्ट की, सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट की वो बुक्स बता रहा हूं जो फेमस हैं। अर इसरार और सीरल असरार दो मशहूर इनकी किताबें हैं। वर्क को देख लेते हैं। राजी के वर्क इन्होंने बड़ी फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट किया। तकरीबन 200 से ज्यादा इन्होंने तिब्बी मकाले लिखे जो कि आज की एडवांस मेडिसिन के अंदर एक बुनियाद, एक बेसिक का काम करती हैं। इस बुनियाद पे इन्होंने इतने मकाले लिखे और इतनी जो है वो डिस्कवरीज की अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे और डिस्कवरीज की बुनियाद पे। और राजी का जो एक और सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो है पीडियाट्रिक के अंदर बच्चों की जो डिजीज है उनकी डोजेज फॉर्म, उनकी जो है वो क्या कहते हैं कि कितनी मिकदार देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी। तो वो पहला मकाला जो बच्चों के बारे में लिखा गया, पेडियाट्रिक के बारे में लिखा गया, वो अर राजी ने लिखा। और वो उसके बाद 184 बुक्स और आर्टिकल के अंदर उसे रेफर किया गया। इसी तरह ये जो है वो ऑप्थेमोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर भी एज ए पायनियर, वहां ये पहले नहीं है लेकिन एज ए पायनियर की लिस्ट बनाई जाए तो पायनियर के अंदर इनका नाम अर राजी का आता है। लेकिन पेडियाट्रिक्स के अंदर पहला जो मेडिकल मकाला में मिलता है वो अर राजी का, उससे पहले किसी ने बच्चों के बारे में बात नहीं की। जैसे मिसाल देते हैं कैसे कैसे इन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर डिस्कवरीज की। ऑप्थेमोलॉजी के अंदर डिस्कवरी की कि ये वो पहले पर्सन है जिन्होंने लाइट का जो रिएक्शन है आई प्यूपल पर वो नोट किया और उसे डॉक्यूमेंट किया। राजी को ही हम पढ़ रहे हैं लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता चाहूं। एक थ्योरी होती है जी ह्यूमोरल थ्योरी, जो कि गैलन ने पेश की। गैलन इस साइंसदान के बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ ह्यूमोरल थ्योरी को मैंने यहाँ रेफर करना था इसलिए मैं दोबारा गैलन को पढ़ा रहा हूं कि 103 एडी के अंदर ये पैदा हुए, 200 एडी के अंदर इनकी वफात हुई गैलन की। और इन्होंने ये थ्योरी दी इसलिए ये गैलेनिक थ्योरी के नाम से मशहूर है। इससे पहले भी यानी कि 130 एडी से पहले भी किसी साइंसदान के नाम जो है वो रेफर की जाती है कि ये ह्यूमोरल थ्योरी उसने दी। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर आपको डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर, डिफरेंट रेफरेंस बुक्स के अंदर आपको मिलेगा वो गैलन के नाम से रेफर की जाती है कि ये जो ह्यूमोरल थ्योरी है ये गैलन ने दी है पहली दफा।
तो ये गैलन ने पहली दफा क्या कहा था, इसने कहा जी कि जो बीमारी होती है वो 4 बॉडी फ्लूइड की कमी या ज्यादती की वजह से होती है। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 लिम्फ, नंबर 3 ब्लैक बाइल फ्रॉम स्प्लीन और बाइलरी सिक्रीशन फ्रॉम लीवर। ये 4 ऐसे बॉडी फ्लूइड हैं जिनमें कमी या ज्यादती की वजह से जो है वो डिजीज होती है। अब आर राजी के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं, आर राजी के अंदर हमने इसलिए इसे दोबारा रिकॉल किया क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1911 के अंदर उन्होंने इस बात को लिखा, रेफर किया कि पहली दफा किसी ने अगर यूज किया मॉरल थ्योरी पेश किसने की, गैलन ने, लेकिन उसे सबसे पहले प्रैक्टिकली इस्तेमाल किसी ने किया, एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर राजी। उसने इस थ्योरी को आगे इंटरप्रेट किया, उसने इस थ्योरी को आगे इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो डिजीज कॉन्टेजियस डिजीज थी उनको अलग अलग किया कि ये इस फ्लूइड की वजह से है, ये इस फ्लूइड की कमी या ज्यादती की वजह से है, ये इस वजह से है। तो पहली दफा इस्तेमाल जो हुई थ्योरी वो अर राजी ने की, इसीलिए मैंने आपको ये थ्योरी यहां पर रिकॉल करवाई। इसके अलावा अर राजी वो पहले पर्सन है जिन्होंने स्मॉल पॉक्स पे, क्योंकि उस वक्त का अगर दौर, हम स्मॉल पॉक्स से अलग से वीडियो लॉन्च भी करेंगे, लेकिन उस वक्त के दौर के अंदर स्मॉल पॉक्स बहुत मेजर डिजास्टर के तौर पे, इस तरह मप्स मीजल्स बड़े मेजर डिजास्टर के तौर पे सामने आए थे, उसके बारे में हम डिटेल से एक अलग वीडियो लॉन्च करेंगे। लेकिन उस वक्त के मेजर इश्यूज पर भी इन लोगों ने अपनी अपनी बुक्स लिखी, अपनी अपनी राइटिंग पेश की, क्लिनिकल कैरेक्टराइजेशन की मुख्तलिफ डिजीज की कि किस तरह ये होती है, इसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है, फिलहाल आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, फाइनली ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये सारी डिटेल्स, या किस तरह फैलती है, कैसे फैलने से रोक सकते हैं। तो ये सारे का सारा वर्क जो है स्मॉल पॉक्स पे, मप्स पे, मीजल्स पे और डिफरेंट दूसरी डिजीज पे अर राजी ने किया। नेक्स्ट हमारे पास है जी अल बेरूनी, जिसका अगर आप पूरा नाम जानना चाहते हैं तो अल बेरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी, और 1050 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। ये अपने वक्त के बेहतरीन फार्मासिस्ट, वो मैंने आपको कहा अगर 900 एडी या 800-900 एडी के दरमियान जो है वो फिजिशियन और फार्मासिस्ट अलग अलग कर दिए गए थे कि भाई ये फार्मासिस्ट है, ये फिजिशियन है। तो इस तरह ये उस वक्त के बेहतरीन फार्मासिस्ट भी थे और फिजिशियन भी थे, जियोलॉजिस्ट भी थे। और ये कहां पे पैदा हुए, ख्वारिज़्म, जो कि आजकल उज्बेकिस्तान में वाक़ है, ये वहां पे 973 एडी के अंदर पैदा हुए हैं। ये वो पहले पर्सन है हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में बात की कि यार जो आप ड्रग खाते हो, जो आप यानी कि किसी की आप रूट खा रहे हो, किसी का आप फूल खा रहे हो, किसी का फल इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी हर्ब का, तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये वो पहला पर्सन है अल बेरूनी जिसने कहा कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट हो रही है। और एपीआई के नाम से अगर हिस्ट्री के अंदर पहली दफा किसी ने बात की, डिटेल के साथ बात की, तो वो अल बेरूनी है। तो अगर एपीआई के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे दूसरी वीडियो अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं एपीआई बाय फार्मासिस्ट तैयब ऑफिशियल, तो आपको वीडियो सामने आ जाएगी डिटेल के साथ, जो इस वक्त की WHO की डेफिनेशन और दूसरी वर्ल्ड हेल्थ फोरम्स हैं उनकी डेफिनेशन एपीआई की वहां समझाई गई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले बात अल बेरूनी ने की, और इनका जो वर्क है वो भी आज की फार्मेसी जहां फील्ड पहुंच चुकी है उसमें बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए इन्हें भी फादर ऑफ अरेबिक फार्मेसी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे मकाले लिखे हर्बल मेडिसिन पे, जो इनका सबसे मशहूर मकाला है, किताब है, उसका नाम है जी किताबुल सेदाला या बुक ऑफ ड्रग आप इसे कह सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने 720 हर्बल ड्रग्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी, उसके जो है वो कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी तस्वीरें बनाई उस पौधे की, उसके जो यूज होता है पार्ट उसकी तस्वीर बनाई, उसको डिस्क्राइब किया किस मौसम में पैदा जो है वो ये पौधा ग्रो करता है, किस मौसम में आपने ग्रो नहीं करवाना, किस मौसम के अंदर इसके अंदर जो है वो एपीआई मैक्सिमम होता है। इस तरह की लातादाद इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी फिजिशियन या फार्मासिस्ट को उस वक्त या इस वक्त हमारे वाले दौर में चाहिए है उस ड्रग को ह्यूमन यूज के लिए, वो सारी की सारी बातें 720 ड्रग्स के बारे में, हर्बल ड्रग्स के बारे में इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा। अल बेरूनी ये वो पहले पर्सन है जिन्होंने रोल ऑफ फार्मेसी को डिस्क्राइब किया, किसी भी फार्मेसी स्टोर का क्या रोल है, जो है उन्होंने कैसे मेडिसिन फार्मेसी के अंदर स्टोर करनी है, और दूसरी क्या ड्यूटीज हैं एक कम्युनिटी फार्मेसी की, और इन्होंने फार्मासिस्ट की फंक्शन और ड्यूटीज भी
पहली दफा हिस्ट्री के अंदर बताई। गजनी अफगानिस्तान के अंदर जो है अल बैरूनी की वफात हुई 1950 एडी के अंदर। नेक्स्ट अल ज़हरवी, अगर पूरा नाम देखा जाए तो इनका नाम है जी अबू अल कासम खल्फ बिन अब्बास अल ज़हरवी। ही वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ अज़हरा, जो कि कॉर्डोबा के नजदीक है, उंदलस के अंदर। मेडिसिन को प्रिपेयर करना बाय द वे ऑफ सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन पहला सबसे अज़हरवी ने किया। ही आल्सो वर्कड ऑन द यूरिनरी ब्लैडर्स, जो स्टोन होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, रिमूव करने पर भी पहला काम इन्होंने किया। 1000 एडी के अंदर इन्होंने 30 वॉल्यूम पे मुश्तमिल अपना मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश किया। इसका नाम अल तसरीफ रखा इन्होंने, जो कि तकरीबन 16वीं सदी तक मुसलमान की यूनिवर्सिटी हो या यूरोपियन यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर एक एज ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के तौर पे रही। यानी अल तसरीफ की आप वैल्यू इस बात से जान सकते हैं कि उसके अंदर कितना नॉलेज मेडिकल का मौजूद था, और वाकई वो एक इंसाइक्लोपीडिया थी, मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया, जो कि 16वीं सदी तक एक एज ए टेक्स्ट बुक इस्तेमाल होती रही मुस्लिम प्लस यूरोपियन यूनिवर्सिटी दोनों के अंदर। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी देखते हैं, क्योंकि यही वो पहले पर्सन है जिन्होंने अपनी बुक के अंदर 200 से ज्यादा सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको डिस्क्राइब किया, उनकी शक्लें बनाई, उनको बनाने का तरीका बताया, उनको इस्तेमाल करने का तरीका बताया। क्योंकि यही वो पहले पर्सन है जिन्होंने एक ब्रॉड वे में जाके एक्सप्लेन किया सर्जरी को, मेडिसिन को, ऑर्थोपेडिक्स को, ऑप्थेमोलॉजी को, फार्माकोलॉजी को, न्यूट्रिशन को, डेंटिस्ट्री को, चाइल्ड बर्थ को और पैथोलॉजी के अंदर इन्होंने बहुत अपना वर्क, इसीलिए एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल होती रही ये बुक। इसके अलावा इन्होंने इन्वेंट किया प्लस्तर, जो आजकल भी इस्तेमाल होता है, प्लस्तर, और कॉटन ड्रेसिंग इन्होंने डिस्कवर की। ऑरल एनेस्थेटिया इन्होंने डिस्कवर किया। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट या एनेस्थेटिक स्पंज इन्होंने डिस्कवर किए, इन्वेंट किए उस दौर में। नेक्स्ट हमारे पास है जी इब्ने सीना, दूसरा नाम इनका है जी बू अली सीना। ये 980 एडी के अंदर पैदा हुए और 1037 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। ये अपने वक्त के बेहतरीन फिजिशियन, केमिस्ट, फिलोसोफर, फार्मासिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने तकरीबन 450 मेडिकल मकाले लिखे मुख्तलिफ साइंटिफिक टॉपिक्स पे, जिनमें से 40 तो सिर्फ प्योर मेडिसिन पे लिखे गए। इनकी जो बुक है आज भी लोगों को दिमागों के अंदर ये बुक का नाम जिंदा है, वो है जी कैनन ऑफ मेडिसिन। यानी इब्ने सीना का जहां नाम आता है साथ में कैनन ऑफ मेडिसिन एज ए रेफरेंस के तौर पे लिखा जाता है कि ये वो शानदार बुक है। इसका दूसरा नाम किताबुल अल शिफा भी है, यानी द बुक ऑफ हीलिंग इसे कहते हैं। वाज ये भी एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल की गई 14वीं और 16वीं सदी के दौरान, यानी 14, 15, 16 ये जो सदियां थी, इसके अंदर ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर किताबुल शिफा या द कैनन ऑफ मेडिसिन एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल हुई। इसीलिए बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ये इरा, ये गोल्डन इरा है जो मुस्लिम ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, जो इन्होंने पहले से जो लोगों की रिसर्च थी, किसी की रिसर्च का सर था, किसी रिसर्च का पांव था, उस रिसर्च को कंप्लीट किया, नए आइडियाज डिस्कवर किए और एक नया नॉलेज जो मुसलमानों ने पूरी दुनिया को दिया, वो एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल होता रहा। जब ये टेक्स्ट बुक के लिए इस्तेमाल होता रहा तो आज की जो डिस्कवरीज हैं सारी की सारी इन्हीं के सर जाती हैं, उनका जो शेर है इन्हीं के मुसलमान साइंटिस्टों के सर जाता है। क्लिनिकल ट्रायल की बात कर लें, जो कि आज बड़े फेमस है। आप क्लिनिकल ट्रायल के बगैर कोई भी ड्रग अप्रूव करके मार्केट के अंदर आप दे नहीं सकते, पहले आपने क्लिनिकल ट्रायल देना है उसका, फिर आप भेज सकते हैं। तो पहली दफा पहला मकाला जो क्लिनिकल ट्रायल पे लिखा गया वो इब्ने सीना ने लिखा, और इन्होंने एक जरिया, एक इंफॉर्मेशन, एक फाउंडेशन रखी कि किस तरह आप सिस्टमैटिक अप्रोच के जरिए ड्रग को टेस्ट कर सकते हैं। अब आपको वर्क की अहमियत समझ आ रही है, क्यों गोल्डन इरा कहा जा रहा है इसे। इन्हीं की बुक में से आपको बताता हूं कि इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के बारे में ना सिर्फ पहली दफा लिखा, बल्कि उसके बारे में जो 7 कंडीशंस लगाई वो आज भी क्लिनिकल ट्रायल की कंडीशंस के अंदर काबिल इस्तेमाल है, ना बल्कि काबिल तारीफ भी है। नंबर 1, इन्होंने कहा जी जिस ड्रग की आपने क्लिनिकल ट्रायल करना वो प्योर होनी चाहिए, उसके अंदर अडल्ट्रेशन नहीं, उसके अंदर जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, वो उसके अंदर जो है वो कोई दूसरी चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होना चाहिए, तो ड्रग मस्ट बी प्योर। दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा जी जो भी ड्रग आपने क्लिनिकल ट्रायल करने हैं उस ड्रग पे वो सिर्फ एक कंडीशन के लिए उस वक्त आप स्टडी कर सकते हैं, ड्रग मस्ट बी टेस्टेड इन कॉन्ट्राडिक्टरी डिजीज स्टेट आल्सो। इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि स्ट्रेंथ ऑफ जो ड्रग है
वो आपने मेजर करनी है प्रोपोर्शनेट टू सिवियरिटी ऑफ डिजीज, कि कितनी जो है डिजीज सिवियर हो तो आपने कितनी स्ट्रेंथ देनी है। ये नहीं कि एक ही स्ट्रेंथ आप फिक्स कर दें, लो जी 450 मिलीग्राम यही, चाहे बंदा जो है वो आखिरी स्टेज पे हो तब भी यही देनी, पहली स्टेज पे नहीं नहीं नहीं। इब्ने सीना ने कहा कि आपने सिवियरिटी ऑफ डिजीज की बुनियाद पे, जो बीमारी की शिद्दत है उसकी बुनियाद पे आपने जो स्ट्रेंथ है उसको आपने कैलकुलेट भी करना है कि इस पहली फेज पे आपने कितनी स्ट्रेंथ देनी है, कितनी मिकदार देनी है, दूसरी तीसरी चौथी आखिरी स्टेज पे आपने उस पर्सन को कितनी स्ट्रेंथ मेडिसिन की कितनी अमाउंट देनी है, वो भी आपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर ही फाइंड कर लेनी है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी टाइम ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी आपने कंसीडर करना है कि कितने दिन लगे इस डिजीज से रिकवर होते हुए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा उन्होंने अगली कंडीशन ये दी कि आपने कंटिन्यूअस एक्शन भी देखना है, यानी कि हमने अगर 10-12 दिन दवाई दे रहे हैं तो पहले दिन से और 12वें दिन वाला जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है, तो आपने कंटिन्यू स्टडी करनी है। और ना सिर्फ कंटिन्यू स्टडी करनी है बल्कि जो कंटिन्यू एक्शंस हो रहे हैं ड्रग का बॉडी पे वो भी आपने साथ साथ स्टडी करने हैं क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्रग मस्ट बी टेस्टेड इन ह्यूमन बिफोर जजमेंट। किसी भी जजमेंट को पास करने से पहले हाँ आप एनिमल के अंदर करें, बाकी सब के अंदर करें, तो सबसे एंड पे आप जब टेस्ट करेंगे ह्यूमन के अंदर उसके बाद आपने कोई जजमेंट पास करनी है। ये नहीं कि आप चूहे बिल्ली कुत्ते किसी दूसरे जानवर पे आप जो है वो टेस्ट पास कर लें और बाद में उसे ह्यूमन कम्युनिटी के अंदर जो है वो आप दे दें, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आप पहले जानवरों पे क्लिनिकल ट्रायल जरूर करें, उसके बाद इंसानों पे क्लिनिकल ट्रायल करें, उसके बाद कोई ना कोई जजमेंट अपनी पास करें। नेक्स्ट जी इब्ने सीना जो है वो पैदा कहाँ पे हुआ? बुखारा के अंदर, उज्बेकिस्तान। और इब्ने सीना का भी दूसरा नाम आपको वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मिलेगा, वो है एविसीना। तो जहां आपने एविसीना देखना है किसी भी बुक के अंदर, जो फॉरेन की बुक हो, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एविसीना एक्चुअली इब्ने सीना का ही दूसरा नाम है जी। इब्ने सीना वो पहला पर्सन है जिसने डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीज के बारे में बताया। इससे पहले हमने थोड़ा बहुत इलाज थोड़ा बहुत देखा, लेकिन डिजीज को एज ए होल डिस्क्राइब किया पहली दफा, साइकेट्रिक डिजीज को वो इब्ने सीना ने किया। जैसे डिप्रेशन के बारे में डिटेल से बात, इंसोमिया के बारे में डिटेल से बात की, डिमेंटिया के बारे में, मैनिया के बारे में आपने डिटेल से बात की। इसके अलावा इन्होंने रिस्क फैक्टर क्लिनिकल ट्रायल के बताए और आइडिया दिया सिंड्रोम का, अर्ली कैंसर थेरेपी का आइडिया जो सारे का सारा इब्ने सीना ने दिया। और यही वो पहला पर्सन है जिसने स्टीम डिस्टिलेशन के अमल को डिस्क्राइब किया कंप्लीटली। और इब्ने सीना ही वो पहला पर्सन है जिसने किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने का तरीका बताया, यानी प्रॉपर पहली दफा जिसने अगर किसी ने डायग्नोज का तरीका बताया वो इब्ने सीना है कि आप स्पेसिफिक किस तरह किसी भी डिजीज पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इब्ने जहर। इनका पूरा नाम है अबू मरवान अब्दुल मालिक बिन जहर। 1094 के अंदर ये पैदा हुए और 1162 के अंदर इनकी वफात हुई। इनका भी एक नाम है जो आपको फॉरेन बुक्स के अंदर मिलेगा, वो है जी एवनजोर। तो जहां पे एवनजोर आपके आप पढ़ें आपको पता चलना चाहिए ये किन का नाम है। ये अबू मरवान अब्दुल मालिक बिन जहर जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनका ही दूसरा नाम है। ये अपने वक्त के बहुत मशहूर फिजिशियन थे, सर्जन थे, फार्मासिस्ट थे और अरब के मुस्लिम्स के अंदर जो है वो ये पैदा हुए सेविली के अंदर, जो कि स्पेन का उस वक्त कैपिटल था। और अपनी पूरी जो है अर्ली एजुकेशन इन्होंने स्पेन में हासिल की, उसके बाद रिसर्च भी इन्होंने स्पेन में की। ये वो पहला पर्सन है जिसने डाइसेक्शन के बारे में बताया, ऑटोप्सी के बारे में बताया कि किसी भी इंसान की या जानवर की डाइसेक्शन करनी है, उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी परमिशन आपको लेनी चाहिए, किस किस बेस पे आपने अगर डाइसेक्शन कर रहे हैं तो वो एथिकल डाइसेक्शन है, अनएथिकल डाइसेक्शन क्या होती है, उसके बारे में सारा डिटेल इब्ने जहर ने पहली दफा बताया। इनकी जो सबसे मेजर वर्क है वो हमारे पास इनकी किताब है अल तसीर फी मुदव्वत वल तदबीर, यानी बुक ऑफ सिंप्लीफिकेशन कंसर्निंग द थेरेप्यूटिक्स एंड डाइट। और सर्जरी पे भी इन्होंने अपना वर्क लिखा और आज के दौर के अंदर सर्जरी भी इनकी जो है वो बातें सारी हिस्ट्री के अंदर लिखी जाती है, मानी जाती है। यही वो पहले पर्सन थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी को डिस्क्राइब किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी भी कहते हैं। यही वो पहले पर्सन है जिन्होंने इनहेल्ड एनेस्थेटिक के बारे में बात की और उसके बारे में डिस्क्राइब किया। तो इसीलिए मॉडर्न एस्थोलॉजी के अंदर ये पायनियर के तौर पे इनका नाम आता है। इसके अलावा इन्होंने जिस फील्ड में काम किया और मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका वो है क्लिनिकल न्यूरो, कैंसर, रिप्रोडक्शन, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर इन्होंने बहुत काम किया अपना। और इन्होंने अर्ली फार्माकोपिया लिखी जो कि प्रिंट आउट हुई 1419 एडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इब्न अल नफीस
जिनका पूरा नाम है अलाउद्दीन अबू अल हसन अली बिन अबी हजम अल करशी अल दमिश्की इब्ने अल नफीस, या सिंपल आप इब्न अल नफीस भी कह सकते हैं। ये 1213 एडी के अंदर पैदा हुए और 1288 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। अब यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ देने का मकसद ये है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आपको एक तरतीब से लेके आ रहा हूँ। 700 एडी से शुरू किया, 1288 एडी तक हम पहुंच चुके हैं। एक तरतीब के साथ जो भी साइंटिस्ट आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, हम तरतीब से पढ़ रहे हैं जी। तो ये अपने वक्त के बहुत बड़े फिजिशियन, फिजियोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, ये दमिश्क सीरिया के अंदर पैदा हुए और बाद में ये इजिप्ट मूव कर गए और इन्होंने अपने रिसर्च जो सारी की इजिप्ट में जाके की। तो वो पहले पर्सन है इब्न अल नफीस जिन्होंने कैपिलरी सर्कुलेशन और कॉर्नरी सर्कुलेशन के बारे में पहली दफा बात की। इसके बाद ये वो पहले पर्सन है जिन्होंने पल्स रेट के बारे में लिखा कि पल्स रेट की डेफिनेशन क्या होता है, कितना होता है, और उसके बारे में अपनी पूरी जो है वो रिसर्च दी। और यही वो पहले पर्सन है जिन्होंने पल्मनरी सर्कुलेशन के बारे में लिखा। इन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी लिखा, जीआईटी सिस्टम के बारे में भी लिखा, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में लिखा, और तकरीबन 100 से ज्यादा ड्रग्स पे इन्होंने उनकी डेवलपमेंट के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अल गफीकी। यह पूरा नाम है अबू जाफर अल गफीकी। डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ डेथ वो अनसर्टेन है, कोई कंफर्म नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑथेंटिक फॉर्म पे, लेकिन ये कि 12वीं सदी के ही है, ये चीज कंफर्म है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है 12वीं सदी की लिस्ट के अंदर। ये पौधों के माहिर थे, फार्माकोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन थे, स्कॉलर थे अपने वक्त के, और ये उंदलस के अंदर पैदा हुए जो कि ऐसा शहर है जहां मिक्स कल्चर है, मिक्स रिलीजियन, इन एक से ज्यादा मजहब वहां पे है, एक से ज्यादा लैंग्वेज वहां पे है। इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर अबू जाफर अल गफीकी पैदा हुए और डिफरेंट कल्चर वहां आबाद थे। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, किताब का नाम है जी किताब फिल अदीविया अल मुफरदा, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ ड्रग इन एज मैनी एज 12 लैंग्वेज, यानी इस बुक के अंदर हर ड्रग को 12 जबानों में उसका नाम लिखा गया, क्योंकि वो पैदा ही वहां पे हुए जहां मल्टी लैंग्वेज का जो है वो कंसेप्ट था। लोग जो रहते थे वो एक से ज्यादा जबानें जानते थे, एक से ज्यादा कल्चर थे जिस शहर के अंदर वो पैदा हुए, एक से ज्यादा मजहब वहां रहते थे, तो इसलिए इनको भी एक से ज्यादा जबानें आती थी। तकरीबन 12 जबानें इन्हें आती थी और इससे भी ज्यादा आती थी, लेकिन इन्होंने जो है वो अपनी बुक्स के अंदर हर ड्रग को 12 डिफरेंट नाम दिए उस लैंग्वेज के हवाले से, और ये ड्रग्स के बारे में किताब लिखी इन्होंने। ये एक हमारे पास रिमार्केबल कंपेंडिया आई जिसके अंदर 400 हैंड जो है ड्राइंग मौजूद थी, कलर्ड इमेज मौजूद थे प्लांट और एनिमल्स के, और इस किताब को आप हर्बल गफीकी भी कह सकते हैं। हर्बल और बोटानिकल गार्डन्स जो है, एक्चुअली इन जो है वो पर्सन अबू जाफर अल गफीकी ने इतना बड़ा काम क्यों किया। उस वक्त का आप ये सोचें कि उस वक्त इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, मेडिसिन क्या थी, हर्बल मेडिसिन थी सारी की सारी, या कुछ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का जो है वो डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ये वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी हर्बल को उगाना हर रीजन और हर सोसाइटी, हर सिविलाइजेशन की मजबूरी थी कि वो हर्बल्स को उगाते थे। तो होता क्या था, ट्रेंड ये था कि जो वक्त के बादशाह हुआ करते थे उनके बाग के अंदर जहां बाकी फल फूल और दूसरे पौधे हुआ करते थे, वहां हर्बल का एक अलग से डिपार्टमेंट हुआ करता था, हर्बल की एक अलग से जगह हुआ करती थी जहां पे वो उस इलाके के लिए और बादशाह के लिए स्पेशल वो हर्ब्स उगाया करते थे, मेडिकेटेड हर्ब जो कि मेडिसिनल जिनका यूज हो। अल गफीकी को उंदलस का जो बाग था उसकी परमिशन मिली हुई थी। क्या किया अल गफीकी ने, अबू जाफर अल गफीकी ने, उस जो परमिशन इन्हें मिली हुई थी उस गार्डन की जो कि यानी कि सबसे बड़ा बाग था उस इलाके में, तो उसके अंदर जारी बात है, मैंने आपको बताया कि वहां बाग मौजूद है तो वहां मेडिकल हर्ब्स मौजूद होंगी, जारी बात है। तो उनके स्पेसिमेंस लेना शुरू किए इसने और उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्राइब किया, उसके पत्ते तक की शक्ल बनाई, जो अगर मिसाल लेट्स सपोज उस हर्ब का लीव इस्तेमाल होता है, इसने उसकी शेप भी अपनी किताब में बना दी। अगर वो फ्रूट इस्तेमाल होता है तो उसकी पूरा टाइम, ये फ्रूट कब पकेगा, कब आपने उगाना है, इसमें से सीड आपने इस्तेमाल करने हैं नहीं करने, पूरी डिटेल जो है मुख्तलिफ ड्रग्स की उस गार्डन के अंदर जो मौजूद थी वो सारी की सारी इसने अपनी बुक्स के अंदर ना सिर्फ डिस्क्राइब की बल्कि पिक्चर्स के जरिए भी मजीद इमेज उसका वाजे किया। मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर या मुस्लिम कंट्रीब्यूशन गोल्डन इरा के अंदर
पहला जो लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनाया गया वो 1285 के अंदर बनाया गया, जो कि इजिप्ट के अंदर बिल्ड किया गया। लार्जेस्ट पहला ये है। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि एक हॉस्पिटल पहले बन चुका है, लार्जेस्ट यही है, जिसको सुल्तान कालानूस अल मंसूर ने बनाया। इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि सबको इलाज दिया करते थे फ्री में, जहां से मर्जी हो, वो मेल है, वो फीमेल है, वो उसकी जो मर्जी माइंड सेट है, उसका जो मर्जी अकीदा है, उसका जो मर्जी मजहब है, उसकी जितनी मर्जी मंथली इनकम है, वो चाहे वजीर का बेटा है, चाहे एक गरीब का बेटा है, तो वो सबको फ्री इलाज दिया करते थे, सबको। तो ये सबसे बड़ी खूबी थी उस वक्त के हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी था और सबसे बड़ी खूबी भी थी ये। तो यहाँ पे गोल्डन ईरा हमारे पास खत्म हुआ, गोल्डन इरा भी खत्म हुआ और साथ में खिलाफत अब्बासिया का दौर भी खत्म हुआ। अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा, चलें पिछले दौर के हवाले में हम इसलिए नहीं पढ़ सके, खिलाफत अब्बासिया से पहले वाले जो दौर हैं कि उसके अंदर हो सकता है काम ना हुआ हो। जी बिल्कुल, उसके अंदर काम नहीं हुआ। इसी तरह जो इसके बाद वाला है, जो खिलाफत उस्मानिया है, उसके अंदर भी जो है वो काम हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। सिर्फ उन साइंटिस्ट पर जोर दिया है जो हमारे HEC की तरफ से रिकमेंडेड सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, या जो HEC की रिक्वायरमेंट है उसको सामने रखा है। तो आए हम सिर्फ अभी गोल्डन ईरा यानी मुस्लिम कंट्रीब्यूशन जो आज के लेक्चर में पढ़ के इसकी समरी पढ़ लेते हैं कि फार्मेसी कहां तक पहुंच चुकी है इस ईरा के एंड होने तक। तो जो रिमार्केबल डेवलपमेंट हुई 18वीं से 13वीं सेंचुरी के अंदर, अभी हमने सारी की सारी पढ़ी। हुआ क्या कि ये लोग, क्योंकि बाद में यूरोप और दूसरी सल्तनतों पे इनकी हुकूमत रही मुसलमानों की, तो इनका सारे का सारा मेडिकल जो प्रैक्टिस थी या एजुकेशन, उसका इन्फ्लुएंस उस पर मौजूद है। यानी अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें ना, इस हिस्ट्री के बाद जो यूरोप की हिस्ट्री है, या इस हिस्ट्री से पहले यूरोप, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इससे पहले यानी मुसलमान हिस्ट्री से पहले जो यूरोप की हिस्ट्री है या दूसरे मुल्कों की हिस्ट्री है, उसमें बहुत ज्यादा मेजर काम नहीं आपको मिलेगा। आपने अगर पिछली वीडियो लेक्चर 2 सुन लिया तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन मुसलमानों की हिस्ट्री के बाद, मुसलमानों का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन गोल्डन ईरा के बाद यूरोप के अंदर इनकी हुकूमत और दूसरे जो सिलसिले हैं उसके होने की वजह से सारे का सारा जो मेडिकल प्रैक्टिस वहां पे यूरोप और दूसरे मुल्कों में हुई, उसके अंदर मुसलमानों की ये जो हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, इसका बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ और उन्होंने इन बातों को अडॉप्ट करके इससे आगे चले वो। तो फिर ये आज के दौर में हम मॉडर्न साइंस तक पहुंच सके हैं। तो अगर ये मुसलमानों की ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशन ना होती, तो आज जो मॉडर्न फिजियोलॉजी, मॉडर्न एनाटॉमी, मॉडर्न पैथोलॉजी, मॉडर्न फिजियोलॉजी, सबसे बड़ी अच्छी बात ये हो रही है कि आज के दौर में यानी 21वीं सदी के अंदर भी वेस्ट और मुसलमानों ने खुद भी रीडिस्कवर करना शुरू कर दिया है, इस हिस्ट्री को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया है, इसके बारे में ढूंढना शुरू कर दिया है। इसीलिए हमारे सिलेबस में भी शामिल की गई है, ताकि हर जो फार्मासिस्ट बनने जा रहा है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, क्योंकि दोनों हिस्ट्री शामिल है, मुसलमान की भी हिस्ट्री शामिल है और नॉन मुस्लिम जो आप पिछले लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं वो भी शामिल है। तो हिस्ट्री के बारे में आपको पता हो कि कौन सी चीज कहां पे आई और किसने पहली दफा डिस्क्राइब की डिजीज। बहुत सी बुक्स आजकल लिखी जा रही हैं इसी गोल्डन ईरा पे, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। तो जैसे आपको पता है कि मैंने पहला जो ईरा है एंशिएंट ईरा, उसको 3000 BC से लेकर 1600 AD के अंदर डिवाइड किया था। तो नॉन मुस्लिम बारबलोन, चाइना, इजिप्ट, ग्रीक और टर्की जो लेक्चर नंबर 2 में आप सुन चुके होंगे, नहीं सुने तो सुन ले दोबारा। इसी तरह आज का जो लेक्चर था वो हमारा मुस्लिम ईरा यानी गोल्डन ईरा पे था, लेक्चर नंबर 3 जो आज आप देख रहे हैं। अभी हम जो समरी पढ़ के आए वो सिर्फ मुस्लिम ईरा की पढ़ के आए। तो आए क्योंकि हमारे दोनों पार्ट क्लियर हो चुके हैं आज का लेक्चर सुनने के बाद। नॉन मुस्लिम ईरा भी हमारा कंप्लीट हो गया और मुस्लिम ईरा भी कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों ईरा मिलके क्या बनाते हैं, एंशिएंट ईरा बनाते हैं। तो आए इसको भी हम कंप्लीट डिटेल से देख लेते हैं कि एंशिएंट ईरा 3000 BC से लेके 1600 AD तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल और कंपाउंड डिस्कवर हुए। नॉलेज ऑफ मेडिसिन जो है वो ज्यादा अलग हो गया फिजिशियन से, यानी डायग्नोसिस और मेडिसिन अलग अलग हो गई। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल का नॉलेज बहुत वसी पैमाने पर आया। पहली दफा सोचा गया कि यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए किसी भी लेवल को। 1600 AD के बाद ये सोचा गया कि यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, इतना नॉलेज तो हमारे पास मौजूद है पढ़ाने के लिए। इस हिस्ट्री की जो आप डिफरेंट अभी साइंटिस्ट पढ़ के आए, इन्हीं की बुक्स को एज ए टेक्स्ट बुक इस्तेमाल किया गया। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर लेटेस्ट वीडियोज फ्रॉम me, share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. अल्लाह हाफिज। बाकी की हिस्ट्री हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे।